हेलो बच्चों, क्लास 10th क्रैश कोर्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें पढ़ना है हम लोग को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते किसको हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया का देखिए यहाँ परिभाषा दिया गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अकेला या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर वो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये जो घटना घटित होती है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कोई अकेला पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करे या तो फिर कई पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का या कई नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये जो घटना घटित होती है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है रंग, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं और जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, दोनों का रंग जो है वो परिवर्तित यानी अलग अलग हो जाता है। यानी जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है उस पदार्थ का रंग जो है, जिस पदार्थ से बना वो नया पदार्थ उस पदार्थ के रंग से अलग होता है। यानी रंग में बदलाव आ जाता है, उसका अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। कुछ अभिक्रियाएं में गैस भी निकलती है, कुछ अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। तो ये सारे परिवर्तन जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो उसमें जो है ये इनमें से कोई भी बदलाव आ सकते हैं या एक से अधिक बदलाव भी आ सकते हैं। अब एक बात और आता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसमें जो पदार्थ मिल रहा है और जो पदार्थ नया बन रहा है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको सिंपल परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया जो पदार्थ, वो पदार्थ जो है वो कहलाता है अभिकारक। यानी अभिक्रिया का कारक, अभिक्रिया का जो कारक है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। यानी अभिक्रिया में जो भाग लिया उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और दूसरा भाग हो गया प्रतिफल। दूसरा भाग कौन सा? जो अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ हमको प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। तो परिभाषा इसको दोनों को अगर परिभाषा मान लिए पूछा जाए एग्जाम में, अभिकारक को परिभाषित करें या अभिकारक किसे कहते हैं या प्रतिफल को परिभाषित करें या प्रतिफल किसको कहते हैं, तो अभिकारक का परिभाषा सीधा हम लोग देंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया और उसमें भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप
प्राप्त पदार्थ, और इसमें होने वाले परिवर्तन, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से परिवर्तन होने की संभावना होती है आपका, ये हो गया रंग, अवस्था, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना या अवक्षेप का बनना। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कई प्रकार के भागों में उसको बांटा गया है। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन मूल रूप से जो है ये आपका 4 है। इसी को कहीं कहीं विस्तार करके और भी अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है उसमें 2 पदार्थ भाग ले, यानी अभिकारक कितना हो, 2 हो, और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है या नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो मूल रूप से समझना है कि अगर अभिक्रिया में 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं और 2 पदार्थ भाग लेके एक दूसरे से जुड़ के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल। तो ये 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया किए और हमको प्रतिफल मिला क्या, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये जो है यहाँ पे 2 पदार्थ मिले और एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो जहाँ पर भी 2 पदार्थ आपस में मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये दो जो हो गया, ये दोनों कहलाएगा क्या, अभिकारक, और ये जो हमारा रिजल्ट निकला ये कहलाएगा क्या, प्रतिफल। इसके बाद जो है दूसरा अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वियोजन का मतलब ही होता है अलग होना, टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया में देखिए परिभाषा बोला गया कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पर टूट रहा है, टूटने की क्रिया संपन्न हो रही है, अलग होने की क्रिया संपन्न हो रही है। तो उस प्रकार वियोजन नाम से ही आपको समझना है कि वियोजन का मतलब होता है क्या, अलग होना, एक दूसरे से 2 जो है अलग हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। तो यहाँ पर एक पदार्थ जो है वियोजित तो हो रहा है, टूट रहा है। तो ये जो वियोजित तो होने की घटना है, तो वियोजित तो होकर जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें परिभाषा में साफ बोला गया कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। जैसे में देखिए यहाँ पर बताया गया CaCO3, इसको उष्मा दिया गया तो ये बन गया CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर देखिए एक पदार्थ था CaCO3, ये क्या हुआ, 2 अलग अलग भागों में टूटा, ये CaO और CO2 में। तो इस प्रकार से जो है जब एक पदार्थ टूटता है और नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, 2 या 2 से, यहाँ पर 2 पदार्थ का निर्माण कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही पदार्थ का निर्माण करे। तो इस तरीके से जो अलग अलग पदार्थ का एक पदार्थ टूट के अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन और विस्थापन, इस शब्द को समझ लीजिए थोड़ा सा। वियोजन का मतलब होता है एकदम अलग हो जाना, एक दूसरे से मतलब नहीं रखना। विस्थापन में क्या है कि वो क्या कर रहा है कि एक जो है दूसरे को हटा के खुद उसके जगह पर स्थापित हो रहा है, ये जो है क्रिया कहलाती है क्या, विस्थापन। विस्थापन जो है घटना, यानी एक व्यक्ति जैसे मान लिए कहीं पे बैठा हुआ है
जैसे हम लोग मान लिए कहीं सफ़र करते हैं तो ट्रेन वगैरह में रिजर्वेशन जो करवाते हैं, तो वैसे स्थिति में अगर मान लिए किसी का रिजर्वेशन नहीं है और वो जो है किसी दूसरे के सीट पर बैठ गया, तो उस स्थिति में जब रिजर्वेशन वाला व्यक्ति आता है तो वो क्या करता है, उसको हटाता है और उसके जगह पर वो खुद क्या होता है, बैठ जाता है। या तो फिर जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में जो है राजा लोग जो होते थे एक दूसरे को मार काट के अब उसके गद्दे से हटा दिए, यानी उसको विस्थापित कर दिए और उसके जगह पर खुद जो है दूसरा राजा जो जीता वो उसके गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये चीज़ कह रहा है एकल विस्थापन यानी एक बार विस्थापन यहाँ पर हो रहा है। और इसी तरह का देखिए दूसरा अभिक्रिया भी है उभय विस्थापन। तो उभय विस्थापन में भी वही चीज़ है, विस्थापित करना ही है, लेकिन अंतर क्या है कि एकल विस्थापन में एक बार विस्थापन हो रहा है, जबकि उभय विस्थापन में 2 बार विस्थापन हो रहा है। यानी एक का जगह दूसरा कोई लिया और दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो पहले वाला का जगह ले लिया। यानी जैसे मान लिए सीट का अदला बदली हो गया कि नहीं आपका सीट ये नहीं है, मेरा सीट ये है, आप वो सीट है आपका वहाँ पे जाइए। तो इस तरीके से जो है एकल विस्थापन का मतलब हुआ क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी एक जो है कोई परमाणु है वो किसी यौगिक से अभिक्रिया किया और उस यौगिक में से जो है किसी परमाणु या परमाणु का समूह है उसको वहाँ से निकाल दिया और उसके जगह पर खुद बैठ गया। जैसे देखिए लोहा जो है Fe जो है वो CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया किया तो उसको जो है उसमें से जो है कॉपर सल्फेट से जो है कॉपर को फेरस जो है वो विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसके जगह पर ये क्या हो जाता है, खुद उसके साथ जगह पे जुड़ जाता है। यानी जैसे अगर कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है तो विलयन में अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो क्या होता है कि लोहा के टुकड़ा पर जो है कॉपर आके जम जाता है। तो क्या कर रहा है लोहा कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसके जगह पर वो क्या हो गया, खुद स्थापित हो गया। इसके बाद उभय विस्थापन भी हम लोग देख लेते हैं। विस्थापन एकल विस्थापन और उभय विस्थापन में थोड़ा सा का अंतर है। अभी बताए कि एकल विस्थापन में एक का विस्थापन हो रहा है, जबकि उभय विस्थापन में क्या होता है कि 2 का विस्थापन, यानी 2 आयन एक दूसरे का जगह का आदान प्रदान करते हैं। देखिए जब 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कोई यौगिक है, 2 यौगिक है आपस में अभिक्रिया कर रहा है और वो आयन क्या कर रहे हैं, उसके आयन टूट रहे हैं, आयन के रूप में वो टूटता है और आयन का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और अभिक्रिया कर रहा है AgNO3। इसमें क्या हो रहा है कि Na और Cl आयन के रूप में टूट रहे हैं, Na प्लस और Cl माइनस, और Ag भी जो है वो टूट रहा है Ag प्लस और NO3 माइनस। अब ये क्या हो रहा है, NO3 माइनस जो है वो आके जुड़ गया Na के साथ और Cl माइनस है जो वो आके जुड़ जाता है Ag के साथ और निर्माण करता है हमारा AgCl और NaNO3। यानी एक आयन, एक पदार्थ का जो आयन है वहाँ से टूट के दूसरे पदार्थ का जो आयन बना उसके साथ जुड़ गया और दूसरे पदार्थ का एक आयन जो है वो आके जुट गया किसके साथ, पहले पदार्थ के आयन के साथ। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है जो सीधा आपसे कभी कभी पूछता है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये जो है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी ये लगभग मतलब अधिकतर अभिक्रियाओं में ये घटना घटती है। वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपको नाम से पकड़ना है। क्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन और ऊष्माशोषी शोषण। शोषण का मतलब क्या होता है? बाहर से लेना, किसी से शोषित करना, खींचना, बाहर से खींचना। तो ये देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी अभिक्रिया जो संपन्न हो रहा है तो उसमें प्रतिफल तो मिल ही रहा है, उत्पाद हमको मिल रहा है, लेकिन उत्पाद के साथ साथ जो है वो क्या होता है? ऊष्मा का भी उत्सर्जन करता है। ठीक है, यानी जैसे देखते होंगे कि चूना को हम लोग जब चूना में पानी डालते हैं तो वैसे स्थिति में देखते हैं कि वो जो है अभिक्रिया करके गर्म हो जाता है। तो गर्म कैसे हो रहा है? वो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, अपने अंदर का जो ऊष्मा है उसको क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो वैसे स्थिति में जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगला है ऊष्माशोषी, यानी वो ऊष्मा का क्या करेगा? शोषण करेगा। ठीक है, तो ऊष्मा का शोषण करेगा, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो आपका होगा उसमें देखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वो ठंडा होगा। ठंडा होगा यानी वो क्या कर रहा है? बाहर से जो है ऊष्मा को ले रहा है, इस वजह से जो है वो ठंडा हो जाता है। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है तो वो ऊष्मा को उत्सर्जित निकालता है अपने अंदर से, तो वो जो है क्या होगा? आपको लगेगा कि वो गर्म हो गया है। तो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है AgCl। तो AgCl ये टूटता है कब? जब इसको सूर्य का प्रकाश में इसको रखा जाता है तो Ag और Cl2 के रूप में टूट जाता है। ठीक है, तो ये सूर्य का प्रकाश दिया गया, यानी वो ऐसे नहीं टूट रहा है, वो दो भाग में ऐसे नहीं टूट रहा है, ये अभिक्रिया ऐसे संपन्न नहीं हो रही है। कब हो रहा है? तो जब इसको बाहर से जो है क्या किया गया? सूर्य का प्रकाश दिया गया। जब तक प्रकाश नहीं दिया जाता है तब तक वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इससे भी एक और सूर्य का प्रकाश से रिलेटेड आप लोग को ये एक प्रकार और कहीं कहीं मिलता है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को भी हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, कहीं कहीं वो अलग प्रकार मिलेगा आपको, ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपको मिलेगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? कि जो सूर्य के प्रकाश में या किसी भी तरह का प्रकाश में जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया है विद्युत अपघटनी रासायनिक, ये विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। तो वैसे वो अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी? कुछ अभिक्रियाएं ऐसे होती है जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर अभिक्रिया संपन्न होती है। तो उस प्रकार के जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। और भी कुछ कुछ आपको कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जो 10th क्लास के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही अभिक्रिया का प्रकार है। अगर इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो हमें संभावना है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये जो है बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। इस लेसन में अभी और हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में।